नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 29 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के विश्लेषण में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी न्यूज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक आर्टिकल आपको बहुत आराम से बहुत सरल शब्दों में समझा दूंगा। पहला जो आर्टिकल है वो प्रश्न संख्या 6 से मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों से आप कर सकते हैं। पहले प्रश्न पत्र में जैसे हम लोग महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करते हैं, और जीएस के सेकंड पेपर में समाज के जो अति संवेदनशील वर्ग हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, इन सब की बात करते हैं, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें हेडिंग क्या लिखी हुई है, जापान कंटिन्यूइंग स्ट्रगल विद जेंडर पैरिटी। पहली बार अगर कोई ये न्यूज देखेगा तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा कि जापान, जो कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित देशों में शुमार है, कितनी सारी जापान की कंपनीज और देशों में व्यापार करती हैं, और उस देश में लैंगिक समानता की जहां पर बात आती है तो उसमें इसका नाम बहुत नीचे गिना जाता है। कई सारे विकासशील देश ऐसे हैं जो इसके ऊपर आते हैं। इस बात से आपको यह तो अंदाजा लग गया होगा कि किसी देश में चाहे उसका जितना भी आर्थिक विकास हो जाए, जितना भी उसका डेवलपमेंट हो जाए, परंतु उसकी जो सोच है, उसके समाज की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, उसका उसके विकास से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता। अब इतना डेवलप देश, परंतु लड़के और लड़कियों में विभेद की बात करते हैं तो बहुत नीचे आता है। लैंगिक समानता का जो इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, उसमें जापान की अगर बात करें तो 116वें नंबर पर आ रहा है, यानी कि टोटल 146 देश में 116वें नंबर पर। अब जानते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए यहां पर जो मेन आर्टिकल में ऑथर ने बताया है कि मेन कमियां हैं कहां पर, तो वो मेन कमियां हैं एक तो उद्योग जगत में और दूसरा राजनीति में। यहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है जापान की बात करें। अब देखिए इस आर्टिकल में एक तुलना निकली है G7 में। G7 देशों का एक समूह है, ठीक है। G7 में जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, इटली, जापान, ये सब कंट्रीज आते हैं। टोटल इसमें तुलना करी जाती है तो 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी भागीदारी है राजनीति में। अगर जापान की बात करेंगे तो केवल 10% महिलाएं भी नहीं आपको मिलेंगी जिनका पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिक्स में। अगर रैंकिंग के आधार पर बात करें तो मैंने आपको बताया जापान की रैंकिंग 116 है, जबकि अगर फ्रांस की बात करें तो इसकी रैंकिंग 15 आएगी। जर्मनी की रैंकिंग टॉप 10 में आता है। यूएसए की बात करें, अमेरिका की, तो 27वें पर नंबर पर है। कनाडा की रैंकिंग जो है वो 25वें नंबर पर आती है। इटली की रैंकिंग देखें तो वो 63 नंबर पर, यानी कि सबसे खराब अगर बात करें तो इटली है, और इटली के बाद सीधे जापान 116 रैंकिंग पर आता है। तो बड़ी ही खराब स्थिति लैंगिक समानता की है जापान के अंदर। पिछले 50 वर्षों में राइटर यहां पर बताते हैं, यहां पर जापान के अगर लीडर की बात करें, जापान के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री की बात करें, तो कोई भी महिला प्रधानमंत्री यहां पर राज्य का प्रमुख 50 वर्षों में नहीं रहा है। एक तो बड़ी हास्यास्पद बात यहां पे देखने को मिली, वो ये थी कि जापान में आपको पता होगा 2021 में जापान में ओलंपिक कराए गए, तो टोक्यो ओलंपिक कमेटी जो थी, ठीक है, इसके जो चीफ थे, ऐसा बोला जाता है कि वो पिछले प्रधानमंत्री भी रहे हैं जापान के। उन्होंने महिलाओं को बोला था कि जो महिलाएं होती हैं वो बोलती बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से इनको किसी भी बोर्ड में शामिल नहीं करा जाता है, चाहे वो किसी कंपनी का बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो उसमें शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बात ज्यादा करती हैं। कई सारे राजनीतिक भाषण जापान की अगर स्तर की बात करें तो जापान में कई सारे नेताओं ने राजनीतिक भाषण दिए हैं, उसमें से महिलाओं को बोला जाता है कि वो बच्चों को पैदा करने वाली या जन्म देने वाली मशीन के समान है। तो इस तरीके की टिप्पणियां जापान के राजनेताओं द्वारा करी गई हैं, जिनकी काफी आलोचना भी हुई विश्व भर में। परंतु यह दिखाता है कि जापान की मानसिकता कैसी है, वहां के राजनीतिक स्तर पे, वहां के सामाजिक स्तर पे क्या मानसिकता है, क्या सोच है, क्योंकि जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, वही आपकी सोच को दर्शाता है। अब देखिए जो जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो निकलती है, अभी उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि 116वां नंबर पर जापान जो है वो आता है। G7 समूह में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन जापान का रहा है। शैक्षिक की बात करते हैं, अब कुछ आश्चर्यजनक रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। देखिए एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो एजुकेशन में जापान का स्कोर बहुत अच्छा है। कैसे? यहां पर ऐसा देखा गया कि जो महिलाएं हैं, महिला में कौन सी जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, तो ऐसी जो फीमेल पॉपुलेशन जापान में रहती है ना, तो इनका कंपटीशन कराया गया विज्ञान के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे। तो इनका परफॉर्मेंस वहां के पुरुषों से यानी कि जो मेल स्टूडेंट्स थे उनसे काफी बेटर देखने को मिला। और सब जबकि देखिए यहां पर शिक्षा में महिला का स्तर कितना
अच्छा है। और आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगी अपनी आयु के अनुसार महिलाओं को वहां पे रोक दिया जा रहा है। अगर यहां पर स्वस्थ जीवन की बात करें, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर किसी पुरुष से आप पूछो कि आप कितने वर्ष तक जिंदा रहना चाहते हो या कितना एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग, तो उसमें और स्वास्थ्य में दोनों में ही महिलाएं जो हैं वो पुरुष से आगे हैं। अब यहां पर फिर वही देखिए बात आ जाती है ना, नेतृत्व की। मेन जो रीजन है, याद रखिएगा, नेतृत्व में की भूमिका हो चाहे राजनीति की भूमिका हो, यहां पर सबसे बुरी स्थिति है। तो अब यहां पर आप मुख्य उत्तर परीक्षा में या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो आप मेन कारण बताएंगे, एक तो नेतृत्व का और दूसरा पॉलिटिक्स का। ठीक है, राजनीति में या नेतृत्व में यहां पर निजी भागीदारी भी आ सकती है। कोई कंपनी की बात करें तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और राजनीति में बहुत कम है। इन दोनों की वजह से यहां पर जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें जापान का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब हो जाता है। अब देखिए यहां पर राइटर ये बताने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी स्पीच में बोला जाता है कि ये बच्चे पैदा करने वाली मशीन है या ये बात ज्यादा करती हैं, ये इस वजह से इनको बोर्ड में शामिल नहीं करा जाता है। तो अब महिलाओं को वहां पे घरों में ऐसे ही रखा जाता है कि शादी के बाद उनको केवल दो काम करने, एक तो घर का काम करना है, ठीक है, घर का जो कामकाज है वो करना है, प्लस दूसरे बच्चों को पालना है। तो अब देखो, किसी व्यक्ति को अगर यही काम 24 घंटे करना है और उसको पहले से ही बताया जा चुका है कि तुम्हें यही करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो अब क्या होता है, इस कंडीशन में ना महिलाएं जो हैं इसको एक तरीके से बोझ समझने लगी हैं। और जाहिर सी बात है, उसमें उनका समझना भी कोई गलत नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को बोझ समझने लगता है ना, तो उसको नहीं करने की, है ना, नहीं करने की उनके अंदर जो एक प्रवृत्ति होती है वो डेवलप होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है ना, तो विवाह की जो संख्या है वो जापान में बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। अब विवाह की जो संख्या है वो कम होगी तो इससे क्या है, जो प्रजनन क्षमता है वो भी कम हो रही है। जब प्रजनन क्षमता कम हो रही है, अब देखिए मैं दोनों के आपको निगेटिव इंपैक्ट बताता हूं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं विवाह की। तो जब विवाह कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है ना, तो यानी कि वो सिंगल है, चाहे महिला की बात कर लें पुरुष की बात कर लें, सिंगल है तो मान लीजिए कहीं पे भी वो जॉब करता है तो वो कमरा लेके रहेगा, तो किराए पे कमरा ले लेगा। अकेले उसको जितनी भी चीजें चाहिए होंगी वो वही केवल केवल चीजें खरीदेगा जिससे वो अकेले अपना जीवन यापन कर सके। तो ज्यादा चीजें वो नहीं खरीदेगा, यानी वस्तुओं का जो यहां पर खरीदना है वो भी कम होगा। जब वस्तुएं खरीदेगा नहीं तो मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा बिकेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इसका दूरगामी परिणाम मैं बताऊं तो जीडीपी पे असर दिखेगा। आज जो जापान चौथे नंबर पर आता है तो इसकी जीडीपी पे दूरगामी प्रभाव इस चीज से पड़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति सिंगल रह रहा है तो उसकी वो एक ही टूथपेस्ट यूज करेगा, एक ही साबुन यूज करेगा, 5 किलो आटे में पूरा महीना चला लेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी पे असर डालेगा। वहीं अगर ये एक से भले दो होते तो वहीं जो भी प्रोडक्ट आता वो डबल, उसकी खपत दुगनी होती, तो ये दुगना मार्केट से खरीदते तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते। तो ये तो तरीका हो गया कि विवाह का इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यहां पे प्रजनन क्षमता की बात कर लें, अब यदि प्रजनन क्षमता नहीं होगी, वहां पर बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, तो जन्म दर जो है वो कम हो जाएगी। जब जन्म दर कम होगी तो जो बूढ़ी पॉपुलेशन है, जो बूढ़ी जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही बूढ़ी जनसंख्या जो होती है वो किस तरीके का काम करेगी, एक बोझ का काम करेगी। क्यों? सरकार को इसको पेंशन देनी है। और सरकार की अगर बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर जो है, फ्यूचर का जो वर्किंग ग्रुप होगा, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है वो होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं एक देश के भविष्य पर भी चिंता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। और वो कहां से देखने को मिल रही, सबकी जड़ क्या है, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार ना करना। यहां पर एक उदाहरण के तौर पे राइटर बताते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, तो उन्होंने एक वुमेनोमिक्स करके एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी। इनका ये टारगेट था कि 2020 तक 30% जो महिलाएं हैं उनको उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। परंतु इसमें थोड़ा सा हो गया डिले और इस टारगेट को अब कितना बढ़ा दिया गया है, 2030 कर दिया गया है। अब जैसे एक बार इस आर्टिकल में एक ये भी निकला हुआ है कि एक मेडिकल एग्जाम हुआ जापान के अंदर, ठीक है, जैसे अपने देश में मेडिकल एग्जाम होता है ऐसे ही मेडिकल एग्जाम, तो उसमें क्या करा जाता है, अब महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो महिलाओं के जो नंबर आते हैं ना, उस नंबर में उनके साथ फ्रॉड कर दिया जाता था, उनके नंबर जानबूझ के कम कर दिए जाते थे। ऐसा क्यों करा जाता था? क्योंकि जिससे जो मेल पॉपुलेशन है वो 70% से अधिक क्या हो, मेडिकल में
मेडिकल लाइन में आ सके, वो डॉक्टर बन सके। अब ऐसा क्यों करा जा रहा है? ऐसा इसलिए करा जा रहा है चूंकि महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए केवल रखा गया है। तो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि जब महिला जो है वो मां बन जाएंगी तो उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी उस बच्चे को पालने की। तो उस बच्चे को पालने की जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो वो जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, जो डॉक्टर के काम होते हैं, उसको उस पर ध्यान देना कम कर देगी। तो ध्यान देना कम कर देगी तो इससे बढ़िया है कि इनको सेलेक्ट ही मत करो। सोचिए, इस तरीके का जापान के लिए आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर कुछ महिलाओं को जापान में जॉब दिया भी जाता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि उनको या तो लो इनकम की जो जॉब्स होती हैं, जैसे कोई पर्सनल असिस्टेंट की जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब, तो इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं वो जापान में महिलाओं को दी जाती हैं करने के लिए। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। तो मैंने आपको बताया जापान की बात करें, ठीक है। तो जापान में जो मैंने आपको बताया 116वीं रैंक है। तो एक बार जरा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। 2006 से इस रिपोर्ट को निकाला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। ये 4 घटक होते हैं इसके, ठीक है। अगर टॉप की बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में आइसलैंड नंबर 1 पर है, फिनलैंड सेकंड नंबर पर है और नॉर्वे जो है वो तीसरे नंबर पर है। 10वें नंबर पे कौन आता है? जर्मनी आता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। पहले 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। अब जो मैंने यहां पर आपको फैक्टर्स बताए थे उसके अनुसार जापान को एक बार देख लेते हैं। तो आर्थिक भागीदारी में देखिए जापान का स्थान कितना है? 121वां स्थान है, ठीक है। शिक्षा की बात करेंगे तो उसमें पहला स्थान पे है। हेल्थ की बात करेंगे तो 63वें स्थान पर है। और पॉलिटिकल की बात करेंगे तो 139वें स्थान पर है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? दो चीजें, एक तो नेतृत्व में बहुत बुरी स्थिति है और एक राजनीति में बहुत बुरी स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति, इतनी के बाद जापान किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है? 116वीं पोजीशन पर, ठीक है। अब अपने प्यारे भारत की बात करते हैं। तो भारत की जो रैंकिंग है 2022 में वो 135वीं है। 135वीं के साथ साथ आपको यह भी जानना होगा कि अगर आर्थिक भागीदारी की बात करेंगे तो उसमें 143वां स्थान है। शिक्षा की बात करेंगे तो 107वां है। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में 146वां है और राजनीति में 48वां स्थान है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देशों पर और साउथ एशिया में जो देश आते हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। तो बांग्लादेश देखिए हमसे ऊपर है 71वें स्थान पर। नेपाल की पोजीशन 96 है। श्रीलंका 110 स्थान पर है, ठीक है। भूटान की बात करेंगे तो 126 है। ये भारत 135 पर है। पाकिस्तान 145 पर और अफगानिस्तान 146 पर। तो अगर बात करी जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो हमसे खराब है। बाकी देखिए जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सब हमसे अच्छी रैंकिंग पर हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए फ्रीबिस का जो आर्टिकल था जिसको बोल रहे हैं मुफ्त उपहार, इसमें कितने एक महीने से, पिछले 1-2 महीने से इतने आर्टिकल्स आ चुके हैं द हिंदू में। ये मान के चलिए कि मुख्य परीक्षा जो 2023 में आने वाली है ना, उसके लिए, या 2022 में जो मुख्य परीक्षा आने वाली है उसमें एक ना एक प्रश्न तो इससे पूछा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइटेड भी होता जा रहा है। अब देखिए यहां पर ये आर्टिकल में मैंने आपसे कई बार चर्चा करी है मुफ्त उपहार के बारे में, फ्रीबिस के बारे में, परंतु यहां पर एक नया पॉइंट क्या निकला है? यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, 3 जजेस की एक बेंच बना दी है और उस बेंच को यह काम दिया है कि सुब्रमण्यम वर्सेस तमिलनाडु, यानी कि ये तो 2013 का केस है, ठीक है, इसका जो निर्णय आया था ना, उस निर्णय पे जरा विचार करिए और उस निर्णय पे विचार करने के बाद अपनी अनुशंसाएं दीजिए। तो यहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इन्वॉल्व हो चुका है, इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने पहले द हिंदू के विश्लेषण है उसमें जितना भी आपने फ्रीबिस के बारे में या मुफ्त उपहार के बारे में पढ़ा है ना, वो सारा एक जगह कॉपी में एक जगह पर लिखते रहिएगा, वो सारे पॉइंट। यही आपके मुख्य उत्तर परीक्षा में, निबंध लेखन में या इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेंगे। अब देखिए सुब्रमण्यम बालाजी और तमिलनाडु के जजमेंट की बात करें तो इसमें निर्णय क्या लिया गया था? इसमें सीधा सा मतलब है 2013 में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया था कि जब यह पूछा गया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेने के लिए ऐसा इतने ज्यादा तर्कहीन वादे कर देते हैं कि भाई हम आपको टीवी दे देंगे, हम आपको मोटरसाइकिल दे देंगे, हम आपकी इतने यूनिट बिजली माफ कर देंगे, हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, तो इन सब ये सबको
ये सब वैध है कि नहीं, ये सब संवैधानिक है कि नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में निर्णय दिया था कि जो ऐसे वादे होते हैं तो उनको भ्रष्ट आचरण, ये शब्द जरूर आपको मुख्य उत्तर परीक्षा में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड यहीं पर यहाँ पर यही यूज हुआ था। उसको भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसको काट दिया था, ठीक है, कि ये जो वादे करते हैं मुफ्त उपहार वाले, इनको आप भ्रष्ट आचरण की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर यानी कि जो मुफ्त उपहार हैं वो अच्छे होने चाहिए? नहीं, देखो होता क्या है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अब ये तीन तीन जजेस की जो बेंच बनाई है, उनको ये बोला है कि भाई एक काम करो, आप जरा इस पर रिसर्च करो, और जो ये पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जो इस तरीके के दावे करती हैं ना, जिनसे केवल वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, तो आप इन पार्टियों से ये कहो कि जिस तरीके से आप अपने घोषणा पत्र में इतने तर्कहीन चीजें लिख देते हो, आप उसी घोषणा पत्र में यह भी लिखो कि ये सब जो वादे हैं ये आप पूरा कैसे करेंगे। पूरा कैसे करेंगे का मतलब क्या है, ये इसके लिए जो धन है वो आप कहां से ला रहे हो, ये मेन मुद्दा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है, कि उसके लिए धन कहां से आप ला रहे हैं, जरा ये भी तो मेंशन करिए अपने घोषणा पत्र में, जिससे कि पब्लिक को ये भी पता चले कि आप उसके लिए जो पैसा ला रहे हो। एक ईमानदार व्यक्ति एक जगह नौकरी करता है, वहां से वो अपने मेहनत की कमाई से आपको टैक्स देता है, आप उस टैक्स की कमाई को अपने वोट के लिए वेस्ट कर रहे हो, तो जरा घोषणा पत्र में यह भी बता दीजिए कि उसका पैसा आ कहां से रहा है। जो आप 300 यूनिट या 400 यूनिट बिजली फ्री कर देते हो, जो आप लैपटॉप बांट रहे हो, जो आप साइकिल बांट रहे हो, या जो वादे करते हो, उसके लिए पैसा कहां से आता है, जरा इसको भी अपने घोषणा पत्र में खुलासा करिए। ये चीज यहां पर इस आर्टिकल में बोली गई है, ठीक है। दूसरा, इस आर्टिकल में एक बात यह करी गई है जो हमेशा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, कि इससे जो राज्य का राजकोष होता है उस पर बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए श्रीलंका का, पाकिस्तान का, ठीक है, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से आर्थिक स्थितियां चल रही हैं, तो यहां पर भी क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा तर्कहीन वादे जनता से करे गए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी जो आर्थिक साख है वो खतरे में आ जाती है। तो यहां पर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। देखो, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनको लाभ दो आप। यहां पर बात करी जाती है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, क्योंकि अगर व्यक्ति को आप मुफ्त में शिक्षा दोगे, उसको मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दोगे, तो एक हेल्दी व्यक्ति, सोचिए, अपने पढ़ाई में मन लग सकेगा। जैसे जैसे वो पढ़ाई में मन लगाएगा, बड़े होके वो जॉब करेगा, जब जॉब करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, जब उसके पास पैसे आएंगे तो वो समाज में जाके, मार्केट में जाके चीजों को खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में योगदान दे रहा होगा। कल को यही व्यक्ति पढ़ के वैज्ञानिक बन जाएगा, किसी नई चीज का आविष्कार करेगा, ठीक है, तो ये सब जो है रिवर्ट होके उसी राज्य को वापस मिलेगा। अगर कब, जब वो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेगा। यदि वो फ्री में मोबाइल फोन बांट रहा है, फ्री में इस तरीके का मोटरसाइकिल दे देना, फ्री में वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब देना, तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता, ये सब तर्कहीन वादे होते हैं। दूसरा, आप ये सब वादे करके एक जो टैक्स पेयर है उसका जो भरोसा सरकार पर है उसको गिरा देते हो, कि भाई हम तो अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरते हैं, मगर जो हमारा पड़ोसी है वो फ्री में, उसको सरकार सब कुछ दे देती है, ठीक है। तो इससे जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर होते हैं उनको काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा, राजकोषीय घाटा जो राज्य का है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहां पर आप ये भी बता सकते हो कि इससे फ्री और फेयर इलेक्शन की जो बात होती है, अब भारत जो देश है, हमारा सबसे बड़ा मूल्य क्या है, लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, यहां पर नियमित रूप से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। अब नियमित रूप से जब चुनाव होते हैं तो हमारा इलेक्शन कमीशन इतनी ज्यादा सुविधाएं देता है, सुविधा इन द सेंस कि यहां पर जो वोट करने का प्रोसेस है कितना सिंपल है। आप जाते हो, ईवीएम मशीन रखी होती है, उसमें बटन दबाते हो और वोट पड़ जाता है। तो ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो कराते हैं, जो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। क्यों? क्योंकि अब ये फेयर कहां रहा। आपने एक समाज के एक तबके से वादा कर दिया कि अगर आपको वोट दोगे तो आप उसको ये गिफ्ट देंगे। अब समाज में जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जिनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, वो आपको जाके वोट दे देंगे। तो ये फेयर इलेक्शन कहां रहा। तो ये इस चीज की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। तो ये पूरा आर्टिकल जो था, उसका मेन मुद्दा ये था कि उनको पैसा कहां से मिलेगा इसको मेंशन करना है। 3 जजेस की बेंच बना के उनको रिसर्च करने को बोला है। दूसरा, राजकोषीय घाटे पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चलिए, अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा, जिसका भी संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, द कंसर्न अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेज,
पिछले भी 2-3 सत्र पहले भी मैंने इस टॉपिक पे चर्चा करी थी। आज जो द हिंदू में आर्टिकल निकला है तो ये काफ़ी इन्होंने ब्रॉडली आर्टिकल निकाला है, बहुत सारे पॉइंट्स को इन्होंने कवर करा है। तो इस आर्टिकल को एक बार समझ लेते हैं, कुछ नए पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या है कि जो चुनाव होते हैं, ठीक है, समय समय पर चुनाव यहाँ पर होते हैं। तो समय समय पर जो चुनाव होते हैं ये सफल कब होंगे, ये कब सफल होंगे, कब, जब हम क्या करते हैं, हम अपने घरों से निकल कर वोट डालने जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ये काम करते हैं तभी ये जो चुनाव होता है ये सफल होता है, तभी लोकतंत्र का जो प्रोसेस है वो सफल होता है। अब यहां पर बात करी जा रही है, हम जब भी कहीं वोटिंग बूथ पे जाते हैं, वहां पे वोट करने जाते हैं, तो हमसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, ठीक है। तो हमारा वोटर आईडी कार्ड तो बना ही होता है। प्लस सरकार यहां पर ये कह रही है कि भाई अब आपको क्या करना है, आधार कार्ड से उस वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराना है। अब इसमें हो रहा है विवाद, तो इसकी एक एक चीज हम समझ लेंगे कि ऐसा सरकार ने कहा क्यों, क्यों विवाद है और इसके क्या परिणाम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सरकार ऐसा चाहती क्यों है। तो अभी आपने देखा होगा कि 1 अगस्त से जो सरकार है उसने सारे पंजीकरण अधिकारियों को बोल दिया है कि अब सबका क्या करो, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करो। जो लिंक नहीं कराता है वो वोट नहीं दे सकता, ये सरकार ने बोला। जैसे ही सरकार ने ये बोला तो इस पर विवाद उत्पन्न हो गया। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि विवाद क्यों हुआ। तो जब विवाद उत्पन्न हुआ तो सरकार ने साफ साफ ये बोला कि ये भाई ये वैकल्पिक है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, जिसको आप ऐड कराना है वो करा दे, जिसको नहीं कराना है वो नहीं कराए। परंतु फिर भी उसके बाद भी देखा गया कि कई जगह पर इसको कंपलसरी ही करा जा रहा है। और सरकार जो इसमें काम कर रही है ना, जो कई सारे प्रावधान आए हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि सरकार जो है वो वैकल्पिक वाली सरकार की बात माने कि कंपलसरी वाली सरकार की बात माने। अब देखिए सरकार ने ऐसा करा क्यों, कि V+A क्यों करा, V से वोटर आईडी, A से आधार कार्ड। तो सबसे बड़ी सरकार ने यहां पर पॉइंट बताया कि एकाधिक जो नामांकन होते हैं उसको रोकना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, ठीक है, वो कहीं पे रहता है तो उसने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है। अब वो वहां से कहीं जॉब करने निकल जाता है या वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पर उसने अपना एड्रेस प्रूफ चेंज करा दिया, तो वोटर आईडी कार्ड में उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अब एक ही जगह पर, एक ही सदस्य के 2 अलग अलग जगह पर नाम रजिस्टर हो जाएंगे। तो यहां पर भी उसका वोट होगा, यहां पर भी उसका वोट होगा। बहुत आयक मात्रा में देखने को ऐसे मिलता है। तो सरकार ने बोला ये जो डुप्लीकेसी होती है ना, है ना, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको आधार से लिंक कर देंगे। अब आधार की बात क्यों करी, क्योंकि देखो समझो इसको, आधार में होता है हमारा एक नंबर, और वो जितने भी हम भारतीय है ना, हम सबका नंबर एक क्या होगा, यूनिक होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर हो ही नहीं सकता। तो अब एक ऐसी यूनिक चीज से इसको जोड़ दो, उससे क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है उसका एक आधार नंबर होगा। अब एक व्यक्ति के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं परंतु आधार नंबर एक ही हो सकता है। तो इस वजह से डुप्लीकेसी जो है वो वहां पर खत्म हो जाएगी और हम यहां पर फेयर इलेक्शन करा पाएंगे। बिल्कुल सही, समझ में आता है ये लॉजिक, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहां पर हमारे सामने आता है कि क्या आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना अनिवार्य है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, 2021 की बात करें ना तो एक अधिनियम है, उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, चुनाव कानून संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसमें इसको पारित करा गया। इसको इसलिए पारित करा गया क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1950 है, इसमें कुछ परिवर्तन करना था। इसमें क्या परिवर्तन करना था, ये जो धारा 23 आप देख रहे हैं वो इसी अधिनियम के अंतर्गत आती है। इस धारा 23 में संशोधन करके ये जोड़ा जाना था कि जितने जो निर्वाचक मंडल होते हैं, ठीक है, जितने भी एक मोहल्ला है, एक जिला है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के वोटर आईडी कार्ड को किससे जोड़ दिया जाएगा, आधार कार्ड से। ये इस धारा में लिख दिया गया संशोधन करके, ठीक है। अब इससे व्यक्ति की पहचान जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा सॉलिड हो गई। पहले उसके पास वोटर आईडी कार्ड था, अब उसको वोटर आईडी कार्ड को आधार से भी जोड़ दिया गया, तो वो थोड़ा सा ये पहचान में आ गया कि इस व्यक्ति का, यही व्यक्ति जो है, ये इसका नाम एक्स है, ये यहां रहता है, इसका आधार नंबर ये है, तो कुछ हमें एकदम सॉलिड इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति के बारे में मिल जाती है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक होते हैं निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, ठीक है। तो निर्वाचक पंजीकरण जो अधिकारी होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वो जाएगा अपना वोटर आईडी और आधार को रजिस्टर कराने, तो यहां पर ये व्यक्ति मिलेंगे और ये हमसे हमारा आधार नंबर मांग सकते हैं। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया कि इसमें संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन में क्या करा गया, संशोधन में एक नियम ऐड हुआ है 26B। 26B क्या कहता है, अब जैसे धारा 23 में संशोधन करके बता दिया गया कि हर व्यक्ति अपना आधार कार्ड यहां पे जो है वो लिंक कराएगा, ठीक है। 26B जो रूल है उसमें यह बोल दिया गया कि जो भी व्यक्ति का नाम उसमें सूचीबद्ध है उस जगह की वोटर लिस्ट में, उसको अपना पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर
बताना पड़ेगा, ये इस नियम में लिख दिया गया। सूचित कर सकता है, नियम की भाषा को सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, सूचित कर सकता है। तो पहला संशोधन तो ये सरकार ने करा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जब विवाद होने लगा तो सरकार और चुनाव आयोग दोनों ने बोल दिया, आश्वासन दिया इस चीज का कि जो आधार है उसको वोटर आईडी से जोड़ना क्या है, वैकल्पिक है। ध्यान से समझते जाओ सब चीजें। यहां पे नियम 26 बी में ये लिखा हुआ है कि आधार नंबर को बताना है, सूचित कर सकता है, ठीक है। यहां पर सरकार ने क्लियर कर दिया, चुनाव आयोग ने भी क्लियर कर दिया, ये क्या है, ये ऑप्शनल है, जिसको बताना है बताएगा, जिसको नहीं बताना नहीं बताएगा। अब देखो ध्यान से, जब हम किसी व्यक्ति को कोई चीज सूचना देते हैं तो वो ऐसे मुंह जबानी तो दे नहीं देंगे, कहीं पर तो लिखेंगे उसको। तो एक सरकार ने फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म 6B, ठीक है। ये बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया है कि मान लीजिए मैं हूं, मुझे अपना वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना है, तो मैं अपनी सारी डिटेल इस फॉर्म में भर दूंगा। अब जो पंजीकरण अधिकारी है वो मुझसे ये फॉर्म लेके और कंप्यूटर में इस डेटा को भर देगा। ये जो फॉर्म 6B है, अब यहां पर एक कॉलम था, इस कॉलम में लिखा हुआ है आईडी प्रूफ, ठीक है। अब आईडी प्रूफ में यहां पर कई सारे बॉक्स बने हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पैन कार्ड, ऐसा कुछ पासपोर्ट, ऐसे करके लिखे हुए हैं। अब इस फॉर्म 6B में मुझे किस पे टिक करना है, आधार पे। अब आप, एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है भाई ये तो सरकार ने बोला है वैकल्पिक है, हम इस पे टिक नहीं करेंगे, हम अपना डीएल दे रहे हैं आईडी प्रूफ के लिए। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म 6B में आधार कार्ड के अलावा जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये वही व्यक्ति भर सकते हैं जिनके पास अपना आधार नंबर, जिनको अभी मिला नहीं है। जिनको अपना आधार नंबर मिल चुका है उनके लिए वो ये डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, वो केवल क्या देंगे, आधार नंबर देंगे। अब यहां पर स्टोरी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। अब यहां पर सरकार जो है वो एक तरीके से क्या कर रही है, भ्रम का काम कर रही है। एक तरफ आप इसको कह रहे हो वैकल्पिक है, दूसरी तरफ आप इसको कह रहे हो कि फॉर्म 6B में इस ऑप्शन में केवल वही लोग टिक करेंगे जिनके पास आधार नंबर नहीं होगा। जिनके पास आधार नंबर है वो ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, वो केवल आधार ही अपना सबमिट करेंगे। तो यहां पर बहुत सारा डाउट हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो आधार है ना, उसको वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना है, तो ये मुद्दा क्यों बना दिया है लोगों ने, इसका विवाद क्यों हो रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर सरकार कह रही है कि भाई हम डुप्लीकेसी रोकेंगे। बहुत सारे अवैध अप्रवासी हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो दूसरे देशों से आकर यहां पर रहने लगे हैं इलीगल तरीके से, उन्होंने भी अपना आधार कार्ड बनवा रखा है। सरकार का लक्ष्य क्या है कि भाई जो वोटिंग होती है, जो मतदान होते हैं, वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए, वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, ईमानदारी से होने चाहिए। जो भारतीय व्यक्ति हैं वही वोट दें, जिनको वोट देने का अधिकार है। अब कोई अवैध अप्रवासी है तो यहां पर सरकार ने बोला कि वोटर आईडी कार्ड से आधार को हम इसीलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये बात एकदम समझ में आती है। परंतु इस बात से ये कहां प्रूफ होता है कि ये जो अवैध अप्रवासी है वो भी क्या करेगा, वो भी तो अपना आधार कार्ड बनवा सकता है ना, वो भी आके यहां पर वोट डाल देगा, परंतु वो तो भारतीय है नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह आ गया कि इससे आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर अभी भी नहीं हुई। दूसरा, जो आधार कार्ड है वो क्या है, वो नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है। आप चाहते हो कि नागरिक ही वोट करें, वो केवल प्रमाण है रेजिडेंस का, नागरिकता का प्रमाण है ही नहीं, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम वहां से सॉल्व नहीं होती है। दूसरा, यहां पर यह बोला जा रहा है कि भाई जो जब आधार कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा, तो सरकार के पास इस व्यक्ति के बारे में आधार के साथ कई सारी सूचनाएं सरकार को मिल जाएंगी। कैसी सूचनाएं, मान लो एक राज्य में चुनाव हैं, ठीक है, इस व्यक्ति ने आधार कार्ड अपना यहां पर जमा करा दिया वोटर आईडी कार्ड के साथ। अब देखो, बहुत सारी सरकार की योजनाएं ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इस व्यक्ति के अकाउंट में जाती हैं, ठीक है, इसको इसको हेल्प मिलती है। राज्य के बारे में, राज्य को इस व्यक्ति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, कौन कौन सी सुविधाओं का उपभोग करता है, कौन कौन से इसको सब्सिडी मिलती है, क्योंकि इसका आधार इनके पास है। अब मान लो इस व्यक्ति ने सरकार को वोट नहीं दिया, किसी और को वोट दिया, ठीक है। अब चूंकि वोटर आईडी कार्ड से उसको रजिस्टर्ड है, मान लो ये किसी भी तरीके से राज्य जो है वो इसकी इस सूचना का तो गलत उपयोग कर ही सकता है इस व्यक्ति के विरुद्ध। मान लो राज्य जो है इसके ऊपर सर्वेलेंस बिठा सकता है, इसके सोशल नेटवर्किंग से या इसके आसपास ये जिस तरीके की बातें करता है, जिस तरीके से व्यवहार करता है, उससे ये पता लग जाएगा कि ये सरकार को इसने वोट दिया है कि नहीं दिया। ये तो बहुत आसान है पता लगाना, ठीक है। तो राज्य सरकार ऐसा ना हो कि चुनाव में सत्ता में आने के बाद इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दे, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति का उसके ऊपर सर्वेलांस बिठा दे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इस वजह से यहां पर इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। चूंकि भारत के अंदर अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल भी नहीं आया है, तो इस डेटा की रक्षा कौन करेगा, इसका सरकार के पास कोई जवाब है नहीं। तो ये पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
अगला आर्टिकल प्रश्न संख्या 9 से मिलेगा, जिसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग साइबर सुरक्षा की बात करते हैं। साइबर सुरक्षा में देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। यहां पर मोबाइल बैंकिंग के ऊपर एक साइबर खतरे का अंदेशा यहां पर राइटर बता रहे हैं। संदर्भ में क्या है? संदर्भ में यह है कि कैस्परस्की, ये इसका नाम सुना होगा, अगर आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको पता होगा, एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है ये। इसने एक घोषणा की है, इसने एक सूचना भी दी है कि एशिया प्रशांत जो देश हैं, ठीक है, इसमें जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड हमारे फोन में आपको पता है एंड्रॉइड ओएस होता है, ठीक है, या आईओएस एप्पल के फोन में जो होता है, इसके उपकरणों पर साइबर हमले की इन्होंने वार्निंग दे रखी है। अब बात करते हैं ये चिंता का विषय क्यों है। देखिए ध्यान से, चिंता का विषय ये है, राइटर यहां पर ये बताते हैं कि भारत में 25 राज्यों की बात करें तो यहां पर 2020 का एक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ऐसा बोला गया कि 2/3 लोग जो हैं उनके पास अपना मोबाइल फोन है। वो जो मोबाइल फोन है उसमें से 31% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से ही अपनी बैंकिंग सर्विसेज यूज कर लेते हैं। एक व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का पैसा रिसीव करना, या कोई भी खरीदारी करना, कोई शॉपिंग करना तो अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर देना, ठीक है, मोबाइल से ही अपने अकाउंट की सारी डिटेल ले लेना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे काम जो हैं वो अपने एक छोटे से मोबाइल से ही कर लेते हैं, वो बैंक जाते भी नहीं है। अब ये तो अच्छी चीज है, परंतु यहां पर क्या है, ये चीज साइबर सुरक्षा के लिए एक चैलेंज बन जाती है। कैसे? यहां पर 2017 का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एनुबिस। अब ये एनुबिस क्या है? यहां पर जो कैस्परस्की है ये बताते हैं कि एनुबिस जो है वो एक बैंक बॉटनेट है। बैंक बॉटनेट का मतलब है, बॉट का मतलब है रोबोट, और नेट ये चूंकि इंटरनेट से कनेक्ट, ये क्या करा इसने, ये एक मालवेयर था। मालवेयर का मतलब है कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, इन सब का एक समूह था। ये क्या करता है, किसी भी मोबाइल फोन के थ्रू, एंड्रॉइड के थ्रू, जैसे हमारे पास हमारा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, तो एसबीआई की एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होगी, हम उसी एप्लीकेशन के थ्रू सारे काम करते होंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमारे बैंक अकाउंट को हैक करके, ठीक है, हमारे क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकता है, हमारे एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, और उससे पेमेंट कर सकता है, किसी व्यक्ति को अपने अपने अकाउंट में पेमेंट भेज सकता है, ठीक है। जो हमारे मोबाइल फोन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एप्स होती हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इन सब का जो डिटेल है वो सब निकाल सकता है। तो इस टाइप का मालवेयर है जिसका 2017 में नाम आया था। इसी तरीके से एक और मालवेयर है जिसको मेंटिस बोलते हैं, ठीक है। मेंटिस का काम क्या था, ये काम क्या करता था, ये जो भी एंड्रॉइड फोन यूजर है, ठीक है, अब ये मोबाइल फोन है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे फोन में, जैसे हम लोग गैलरी में इमेजेस रखते हैं ना, कई सारी फोटोज खींच के रखते हैं, तो इन इमेजेस पे अटैक करता था। तो गैलरी से हमारी जो फोटोज हैं उनको अपने पास कॉपी करा सकता है, या जो हमारे फोन में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तरह से बात करी जाए, लाइसेंस नंबर हो गया, या हमारे फोन में क्यूआर कोड होता है, ठीक है, पेमेंट के कई सारे इंफॉर्मेशन होती, तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती थी, इसको निकालने के लिए जो मेंटिस मालवेयर था इसका उपयोग करा गया। अब चूंकि कोविड 19 आया, उसके बाद से भाई लोगों ने कैश देना कम कर दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको नोट को छूना पड़ेगा, करेंसी को छूना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या है कि बिना टच करे ही पेमेंट हो जा रहा है। तो इसके बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो दर है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो जब किसी चीज को और ज्यादा हम यूज करने लग जाएंगे तो उसमें खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो कंपनी थी उसने बोला कि ये दो चीजें तो ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही आ चुके थे, दोनों अटैक ये हो चुके थे यूरोपियन देशों में। भारत में भी आपने सुना होगा, आज से 8 महीने पहले भारत के जो बैंक्स थे उनके ऊपर ये जो अटैक की चेतावनी दी गई थी, ठीक है। तो अब ये अटैक जो है वो करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक होता है, ठीक है, तो हम अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉइड के लिए खतरा क्यों बोला जा रहा है, हमारे बैंक की जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे मोबाइल फोन में होती है। या मान लीजिए आप एप्लीकेशन नहीं यूज करते हैं तो गूगल पे जाके एसबीआई लिखते होंगे और एसबीआई की पूरी वेबसाइट खुलती होगी, यहाँ पे बैंक का नाम होता है, यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर उसके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारे ये लोग क्या करते थे, इसमें इसमें ये क्या करेंगे, ऐसा जो मालवेयर होता है ये हमारे फोन में एक मैसेज की तरह आएगा, और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, तो जो भारत में जिस तरीके का मैं आपको बता रहा हूं, 7 से 8 महीने पहले जो अटैक हुआ था, तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें ऐसा लिखा होगा कि वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, तो आपका जो इनकम टैक्स जितना काटना है सरकार ने काट लिया, अब आपको रिफंड करना चाह रहे हैं, जो बचा हुआ आपका टैक्स है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, इस मैसेज को खोल के देखेगा, उसमें एक लिंक दिया होता है, तो व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही वेबसाइट खोलेंगे जैसी एसबीआई की होगी। तो हमको ये भी बात सही हो जाती है, सच लगने लगती है कि भाई
एसबीआई की वेबसाइट खुल रही, तो जाहिर सी बात है इसमें तो कोई हमारे साथ गलत हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी डिटेल उसमें भरना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम उसमें अपनी डिटेल भर रहे होते हैं ना, तो यही डिटेल उस अटैकर के पास कॉपी हो रही होती है। वो सारी चीजें कॉपी कर लेता है। अब यहां पर हम, आपने देखा होगा जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हमने उस फॉर्म पे क्लिक करा, ओके कर दिया। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो सब कुछ एकदम सही चल रहा है हमारे सामने, हूबहू वही चल रहा है। तो वहां पर एक मैसेज आएगा, वो परमिशन मांगेगा। कई बार आपने देखा होगा कोई भी नई ऐप आप इंस्टॉल करते होंगे तो कॉल्स के लिए, मैसेज के लिए, फोटोज के लिए परमिशन मांगता है। तो या तो आप परमिशन दोगे या आप नहीं दोगे, परंतु नहीं देने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सब चीजें आपको ऑफिशियल दिख रही हैं। तो आप यहां पर परमिशन दे देंगे, और जैसे ही यहां पर परमिशन दी जाएगी तो ये जो अटैकर बैठा है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन पहले से पहुंच गई है, अब इसकी पहुंच जो है वो आपके फोन के फोटोज में, उसके कॉन्टैक्ट्स में, मैसेजेस में, सब में आ गई है। अब कहीं ना कहीं जहां पर भी हमने अपना ओटीपी वगैरह आता है तो वो भी उसके पास जा रहा है। कोई मान लीजिए हमारी एटीएम का पिन वगैरह है, सीवीवी नंबर है, वो सब उस व्यक्ति को पता लग जाएगा। इस तरीके का जो अटैक होता है वो एंड्रॉइड फोन में होता है। इस वजह से यहां पर जो कैस्परस्की कंपनी है वो बोल रही है कि एंड्रॉइड यूजर को बचाने के लिए सरकार को यहां पर क्या करना है, कुछ ऐसे नए नियम बनाने पड़ेंगे या कुछ ऐसे नए बिल्स लाने पड़ेंगे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, चलिए यहां पर एक मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूं। एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं बूडापेस्ट कन्वेंशन। जैसे बहुत सारे कन्वेंशन आपसे सुनोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, नगोया प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से एक कन्वेंशन है बूडापेस्ट। बूडापेस्ट कन्वेंशन किस लिए है, इस चीज को याद रखिएगा। जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं यार, जो साइबर सिक्योरिटी होती है, उससे संबंधित कन्वेंशन है बूडापेस्ट कन्वेंशन। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रश्न संख्या 13 पर आपको मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा पाकिस्तान में जिस तरीके से भयावह बाढ़ आई हुई है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल यहां पर निकला हुआ है। अब ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अब यहां पर कुछ कारण है, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान से संबंधित है। यहां पर हम लोग इस कारणों को समझ लेंगे कि ये भी एक जलवायु परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को वहां पर यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा बोला गया कि यहां जो बाढ़ आई, उस बाढ़ आने का कारण क्या था? सबसे पहला कारण तो था जलवायु परिवर्तन का। जो जलवायु परिवर्तन हुआ, इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो पाकिस्तान में, जैसे हर देश में अपना एक मॉनसून होता है, तो पाकिस्तान में भी जो मॉनसून आता है वो 30 जून के लास्ट तक मॉनसून वहां पर पहुंचता है। और यहां पर क्या होता है, इसकी खास बात यह है कि यहां मॉनसून जो है वो साइकिल के फॉर्म में आता है। मतलब साइकिल के फॉर्म में आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। तो ऐसा बोला जाता है कि एक वर्ष की बात करें तो उसमें 4 से 5 साइकिल होती हैं मॉनसून की। तो यानी कि इन साइकिल में यहां पर होगी वर्षा। परंतु इस बार जो साइकिल हुई है ना, वो वहां के मॉनसून विभाग ने बताया है कि 8 साइकिल वहां पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जब इतना ज्यादा वर्षा हो चुकी है तो इतना ज्यादा वहां पर नदियों का पानी इसमें इतना ज्यादा भर चुका होगा, और वही हमें नदियों का पानी एक्सेस होके क्या देखने को मिल रहा है, बाढ़ की स्थिति में। अब वहां के मौसम विभाग ने बोला है कि आगे और भी ऐसी मॉनसून की साइकिल्स होने की आशंका है, तो आगे और भी स्थिति वहां पे खराब हो सकती है। दूसरा यहां पर एक प्रबल कारण था यहां पे डैम का। पानी को संरक्षण, जो नदी का पानी होता है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं डैम में। ठीक है, बांध बनाते हैं। तो यहां पर जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मुंडा डैम है जिसके बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो टूट गया। पाकिस्तान में पहली चीज आपको पता होना चाहिए, यहां के जो डैम है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन लोगों ने डैम पहले बनाए नहीं थे। अब इन्होंने जब डैम बनाना स्टार्ट करा है तो 2025-26 तक ऐसा बोला जा रहा है कि इनके जो डैम का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। और उसमें भी जो मुंडा डैम है वो टूट चुका है। तो इससे भी पानी रुका नहीं, और पानी क्या करा, शहरों में, गांवों में नदियों का जो एक्सेस पानी था वो घुस गया। तो ये भी एक रीजन था कि वहां पर डैम नहीं है पानी को नियंत्रित करने के। इस वजह से पानी जो था वो जो मैदानी इलाके थे उसमें प्रवेश कर गया। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जहां तक न्यूज है, ऐसा बोला जा रहा है कि 3 करोड़ के आसपास जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो प्रभावित हो चुकी है। यानी टोटल पॉपुलेशन का 15% जो है वो पाकिस्तान का प्रभावित हो चुका है इस बाढ़ से। आगे आने वाली स्थिति जो है वो और भयावह देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब कुछ विविध न्यूज पर नजर डालते हैं जो हमारी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर। सबने इसको देखा होगा, हमारे घरों में कभी ना कभी इसका यूज जरूर हुआ होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जॉनसन जो ये बेबी पाउडर है, इसको अगर बात करी जाए अमेरिका की और कनाडा की, तो इन्होंने 2 साल पहले ही इसको बैन कर दिया था। ठीक है,
इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी ये बैन नहीं है, परंतु जॉनसन की जो कंपनी है उसने ये घोषित कर दिया है कि 2023 में इस पाउडर को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो 2023 तक तो इंडिया में ये बिकेगा, उसके बाद जब ये पाउडर ही बनना बंद हो जाएगा तो ये हो सकता है कि इंडिया में आपको देखने को ना मिले। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारी परीक्षा की दृष्टि से है कि ये जो ऐसा ये हुआ क्यों, इसमें ऐसी क्या चीज है? तो इसमें निकला क्या है? एस्बेस्टॉस। ये देखिए, ये है टाल्क, ठीक है, टाल्क माने पाउडर होता है। अब ये टॉल्क जो होता है ये कहां से निकाला जाता है? इसका होता है खनन, यानी कि खुदाई करके इसको निकालते हैं। तो जहां पर भी ये टॉल्क निकाला जाता है ना, तो वहां पर मिलता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक पदार्थ होता है, ठीक है। अभी देखो, टॉल्क का यूज हम लोग करते क्यों है? जब भी आपने देखा होगा गर्मी होती है तो आप अपने शरीर पे पाउडर डाल लेते हैं तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये नमी को क्या करता है? नमी को सोख लेता है, ठीक है, उसका अवशोषण कर लेता है। तो इस वजह से ये इस पदार्थ की खास बात होती है। परंतु ये अकेला नहीं आता, जहां पर भी ये माइनिंग इसकी करी जाती है तो वहां पर एस्बेस्टॉस मिलता है। ये जो एस्बेस्टॉस पदार्थ है ना, ये सबसे खतरनाक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये एक कैंसर का कारण बनता है। उस कैंसर को बोलते हैं मेसोथेलियोमा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा सकता है मेसोथेलियोमा। इस मेसोथेलियोमा जो है ये इतना ज्यादा खतरनाक कैंसर होता है कि ये कितने सारे हमारे अंगों को प्रभावित करता है। एक तो फेफड़ों को, उदर को, हृदय को और अंडकोश को। ये 4 अंग इससे प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। देखिए, ये क्या हुआ, भारत सरकार ने इसकी तीसरी लिस्ट निकाल दी है। पहली 2 लिस्ट आपको पता है आ चुकी हैं। अगर पहली लिस्ट की बात करें तो 2021 के लास्ट में, दिसंबर के महीने में आपने इसके बारे में न्यूज सुनी होगी। और जो सेकेंड लिस्ट थी वो आपकी निकाली गई थी अभी 2000 में 2022 में ही। और अब थर्ड लिस्ट आ गई है। देखिए, ये लिस्ट होती क्या है? ये लिस्ट होती है कि इस लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट लिखे होते हैं, ठीक है, उनका जो हम लोग आयात करते थे अब उसको खत्म कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक बंदूक थी, ठीक है, अब ये बंदूक पहले हम लोग रूस से आयात करते थे, तो इस बंदूक को क्या करेंगे, अगर इस बंदूक को हमने इस लिस्ट में लिख दिया है तो अब इसके आयात को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब इसका निर्माण हम लोग अपने घर में ही करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर कम हो सके। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है उसको बल मिलेगा। दूसरा, जब हम इसको खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, आयात इसका खत्म कर देंगे, तो हम इसको बना के और हम इसको निर्यात भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। घरेलू अनुसंधान और जो विकास है इसको बढ़ावा मिलेगा। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो लिस्ट थी, ये हमेशा निकाली जाती है कि इस लिस्ट में जितने भी नाम रखे जाते हैं उनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल आता है कुपोषण से संबंधित। कुपोषण का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई हमारे शरीर को चाहिए कुछ पोषक तत्व, अगर ये पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, ठीक है, यहां पर कुपोषण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, भोजन ना मिलना वो भुखमरी की स्थिति है। कुपोषण की स्थिति होती है पोषक तत्व का ना मिलना। पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो कुपोषण कहा जाता है। हम भले ही हम भोजन खा रहे हैं परंतु उस भोजन में वो तत्व नहीं है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये पूरा आर्टिकल जो है वो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कुपोषण से विरुद्ध लड़ाई करने के विरुद्ध, ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही था, परंतु ये मैंने आर्टिकल जानबूझ के यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि ताकि मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकूं जैसा मैं हमेशा करता हूं। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है जिसको बोल रहे हैं पोषण माह। पहला मेरा प्रश्न आज का रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। नहीं आता है तो उसको गूगल करके जरूर सर्च करिएगा। जब आप मेहनत करेंगे तो ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। पहला आप बताइए पोषण माह क्या है। और एक असम राज्य की यहां पर परियोजना का जिक्र हुआ है जिसको बोल रहे हैं प्रोजेक्ट संपूर्ण। ये 2 प्रश्न है मेरे, इन दोनों का कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। जिसके कमेंट ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले होंगे मैं उनका नाम अगले लेक्चर में जरूर लूंगा। चलिए, अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में नजर डालते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आ रहा है फ्रीबीज से संबंधित। समय के साथ फ्रीबीज भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। सार्वजनिक वितरण योजना मनरेगा जैसी कुछ पहले भारत की विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु फ्रीबीज जो माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के बुनियादी ढांचे को कमजोर भी करते हैं। इसके बारे में चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न है मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के पीछे के तर्क की जांच करें। क्या यह प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया को जटिल बना देगी और नागरिकों की निजता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? दोनों प्रश्नों को करने का प्रयास जरूर करिएगा।
आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस सत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।